नमस्कार। जय हिंद दोस्तों पिछले 24 घंटे में नेपाल की पार्लियामेंट में एक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली को तुरंत दुनिया के सामने अपना स्टैंड जो है वो साफ करना पड़ा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विवाद में अचानक ब्रिटेन का नाम कहां से आ गया। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? एक ऐसा टाइमलाइन जो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। Just days after India and China discussed normalization in Beijing, Kathmandu suddenly witnessed a fresh controversy. जी हाँ, अभी पिछले ही हफ्ते बीजिंग में भारत और चीन के बीच बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर जो आपका WMCC की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। WMCC का मतलब होता है आपका वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स, जो भारत और चीन के बीच जो अफेयर्स जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स को लेके ये बातचीत होती है। और ठीक ध्यान से सुनिए, और ठीक उसके 2-3 दिन बाद काठमांडू में सदियों पुराने बॉर्डर मुद्दा अचानक गर्म हो जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो में आखिर सेकंड तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स के हवाले से वो फैक्ट्स बताऊंगा जो कोई और नहीं आपको बताएगा। दोस्तों हम बात करेंगे नेपाल की बदलती हुई जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, फिर गंडक नदी की उस हिडन टेक्निकल झगड़े की जो आम जो इंसान को, जो भारत के हो या नेपाल के हो, उनको पता ही नहीं है। और ये समझेंगे कि क्या इस टाइमिंग के पीछे बीजिंग का कोई एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है। दोस्तों पहले समझते हैं कि अभी 2 दिन पहले नेपाल की पार्लियामेंट में हुआ क्या। एक सवाल जवाब का सेशन के दौरान जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर वहां की ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कि आपके नेपाली कांग्रेस, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो, जो भी हो, जितने भी सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, उन्होंने भारी हंगामा खड़ी कर दी। देखिए प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने कहा कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए जो है वो अब वो यूनाइटेड किंगडम के आर्काइव्स, मैप्स और इतिहासकार की मदद लेनी चाहिए उनको, क्योंकि ये बॉर्डर लाइंस अंग्रेजों के जमाने में तय हुई थी, कहां से कहां चले गए हैं। अब देखिए दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत और नेपाल के बीच 98% बॉर्डर के डिमार्केशन पहले से ही सक्सेसफुली हो चुकी है, तो फिर अचानक लंदन से इतिहासकार की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर एक आपसी मुद्दे को अचानक अंतरराष्ट्रीय रंग देने की क्या जरूरत पड़ी? और जैसे ही उन्होंने ब्रिटेन को इस आपसी मामले में घसीटने की बात करी, दिल्ली में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, ऑफिशियल जो अपना जो पोजीशन उन्होंने रख दी। उन्होंने भारत का जो स्टैंड उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कोट अनकोट नो रोल फॉर थर्ड पार्टी। ये भारत और नेपाल का आपसी बायलैटरल मामला है और इसमें किसी भी तीसरे या इंटरनेशनल इंटरवेंशन की कोई जगह नहीं है। कोई भी किसी का भी अभी जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जगह नहीं है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच भी हम किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को नहीं मानते हैं, और ये नेपाल और भारत के बीच में कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन दोस्तों शायद इस पूरे जो विवाद की एक और कहानी है, और उसका संबंध एक ऐसे नदी से है जिसका नाम शायद पहले कई लोगों ने कभी सुना ही ना हो। उस नदी का नाम है गंडक नदी। अगर हम दोस्तों थोड़ा से आम भाषा में हम समझेंगे तो भारत और नेपाल का एक बड़ा बॉर्डर सेगमेंट जो है ये आपका गंडक नदी के भाव के साथ चलती है। क्यों ना, भारत और नेपाल के बीच कई नदियां जो है वो बॉर्डर के हिसाब से मानी जाती है। लेकिन जो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी, भूगोल में एक ऐसा फिनोमिना भी होता है जिसे कहते हैं रिवर मिएंडरिंग, यानी नदियों का जो है अपना रास्ता बदल देना।
हर जगह नदियां अपने रास्ता, जो कोर्स ऑफ द रिवर, वो चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में जो है आपका गंडक नदी ने धीरे धीरे अपना रुख बदल दिया है। तो इस बहाव के बदलने की वजह से क्या हुआ, जो दोनों देशों के बीच जो एक हम बोलते हैं ना 10 गजा एरिया, 10 गजा मतलब जो आपको आपका जो नो मैन लैंड्स बोलते हैं, तो वहां के कई बॉर्डर पिलर्स या तो नदी में बह गए हैं या बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है लोकल लेवल पर जमीन की टेक्निकल मैपिंग को लेकर अक्सर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स वो होते रहे हैं। अब स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये पूरा मामला एक नेचुरल ज्योग्राफिकल बदलाव है, जिसे दोनों देशों की टेक्निकल टीम जो आपसी सर्वे से सुलझा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जो है क्लियर टेक्निकल इशू को काठमांडू की नई लीडरशिप इस समय एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में क्यों बदल रही है, ये सोचने वाली बात है। चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं और समझते हैं कि काठमांडू की फॉरेन पॉलिसी में ये अचानक ऐसा शिफ्ट क्यों है, और इसके पीछे 3 बड़े और साफ कारण भी है। पहला कारण क्या है दोस्तों? पहला कारण यह है कि नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह कोई एक परंपरागत नेता नहीं है। वो एक यंग और अनकन्वेंशनल जिसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो एग्रेसिव और नेशनलिस्टिक इमेज के दम पर लोकप्रिय बने हैं। तो नेपाल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस समय वहां की जनता का एक बड़ा हिस्सा पुराने नेताओं से परेशान हो चुकी है। नेपाली कांग्रेस से हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, फलाना ढिमका, जो भी लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, जो भी हो, उनसे बिल्कुल परेशान हो चुकी है। इसीलिए जो नए लीडर्स को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और आपका एग्रेसिव नेशनलिस्ट स्टैंड वो दिखाना पड़ता है। यह हो गया आपका पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट मुद्दा अक्सर एक सेंसिटिव और पॉलिटिकल रिवॉर्डिंग इशू रहा है। पार्लियामेंट में उनके इस बयान पर जो बवाल हुआ वो साफ दिखाता है कि उन पर अपनी देशभक्ति साबित करने की कितनी भारी दबाव है। हर कोई, आप देखिए, हर पुराना नेता भारत और जो नेपाल के बीच जो हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट को हर वक्त वो पॉलिटिकल सर्कल्स में अपना जो लोगों के सामने उछालते रहते हैं और एक एंटी इंडिया नैरेटिव वो सेट करते हैं। इससे क्या होता है, उनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिलते हैं। पुराने नेता तो गए, नेपाली कांग्रेस गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल गया, अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आया है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण इसमें एक्सटर्नल फैक्टर को हम पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर्स का मानना है कि हिमालयन रीजन में भारत के लिए किसी भी नए डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट से बीजिंग को जो है एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल सकता है। तो इसी वजह से इस टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी देखिए, एक तरफ हमने उनके जो पीएम के बयान, जो भी बयान उन्होंने दिया है उसको सारे हमने साफ खारिज कर दिया है, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय, अब से देखिए, उसी समय नेपाल के जो रूलिंग पार्टी, मैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसके चेयरमैन जो है रवि लामिछाने जो है वो दिल्ली के दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन साहब से मिले हैं और हमारे जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से भी मुलाकात की है। यानी भारत ने साफ दिखा दिया है, जो नेता दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा उसके साथ हम खड़े होंगे, लेकिन जो काठमांडू में बैठकर किसी और के स्क्रिप्ट पर मेगाफोन डिप्लोमेसी करेगा उसे दिल्ली कोई भाव नहीं देगा। और यही पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। और शायद इसी वजह से जो बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, एक पुरानी एक कहावत वो याद दिलाते हैं कि ज्योग्राफी में टाइमिंग कभी भी मायने से खाली नहीं होता। एक तरफ देखिए बीजिंग में नॉर्मलाइजेशन की बात होती है और दूसरी तरफ काठमांडू में एक नया विवाद जन्म लेता है। ये क्रोनोलॉजी शायद कई लोगों के लिए एक महज एक संयोग हो,
क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर हिमालयन जियोपॉलिटिक्स में संयोग नाम की कोई चीज होती ही नहीं? देखिए, नेपाल हमारे सबसे पुराने दोस्त है, हमारे बीच जो है सदियों पुराना रोटी बेटी और आपका सांस्कृतिक रिश्ता है। लाखों नेपाली नागरिक जो है हमारे भारतीय सेना में शान से देश की जो सेवा करते हैं। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, दोस्ती भी, संवाद भी, लेकिन तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं। और शायद इसीलिए दिल्ली ने सिर्फ एक लाइन में अपना पूरा संदेश दे दिया है। रणधीर जायसवाल साहब ने क्या कहा था? नो रोल फॉर एनी थर्ड पार्टी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्या काठमांडू इस संदेश को समझेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। या हिमालयन जियोपॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, सरहदों के विवाद अक्सर नक्शों पर नहीं, टाइमिंग और सियासत के मैदान पे तय होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।